Hello everyone, welcome to Civil Staff. So in this session or in this video, we will going to discuss about the detailed syllabus of the DSSB for the vacancy TGT Science. तो जैसे कि हम सभी को पता है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से DSSB का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है, जिसमें टीजीटी बैकग्राउंड से बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो आउट हुई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से भी या फिर अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है या फिर कई लोग पहले से ही इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है कि हमने किस लेवल की तैयारी करनी है, कितना हमने पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है। सो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ द टीजीटी साइंस, जिसमें आपका अगर आपने ये जो सब्जेक्ट है इनमें से एक भी सब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ पे स्टडी किया है तो आप ये वाला एग्जाम जो है वो आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो DSSB का एग्जाम है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में होता है। क्लियर, पार्ट ए भी जो है वो आपका 100 और यहाँ पे भी 100 एंड जो आपका पार्ट बी है इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ये आपका एग्जाम होता है। ठीक, अगर आपने अपनी साइंस बैकग्राउंड से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, केमिस्ट्री है, बायो है एंड लास्ट में हमारे पास एनवायरमेंट वाला पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पे वो बच्चे जो है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको और वीडियोस मिल जाएंगी या यहीं पे आपको और वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज द होल सिलेबस फॉर द टीजीटी साइंस। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करेंगे दैट इज DSSB टीजीटी साइंस सिलेबस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीजीटी साइंस में फिजिक्स बैकग्राउंड से, अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो टीजीटी साइंस का एग्जाम है इसमें हमने बहुत लो लेवल का भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज्यादा हाई लेवल पर भी नहीं जाना है। ठीक है, जैसे आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पे ये कहा जाता है कि आप इतना इतना कर लो ये हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको +1 +2 से भी ऊपर थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं ये आपको इस तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो हमारे 9th और 10th से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप 9th 10th उठाएंगे, फिर उसी चैप्टर को आप +1 +2 वाली बुक से करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द हायर क्लासेस। अगर ग्रेजुएशन में किसी सेमेस्टर में आपने वो एग्जाम वो जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा हुआ है तो वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आई थिंक DSSB का एक साल का पेपर है जिसमें 70% पेपर जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा गया है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो लेवल तक जाना है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल तक जाना है। स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर मैं सबसे पहले फिजिक्स बैकग्राउंड के फर्स्ट टॉपिक की बात करूं देन दैट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट के बारे में शायद हम 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप एनसीईआरटीज उठाइए, सबसे पहले उस चीज को स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो आपने +1 और +2 तक जाना है। ठीक, +1 +2 इज द एंड, क्योंकि वहां तक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। सवाल पैदा होता है कि जो ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स हैं वहां पे हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसीलिए सिविल स्टाफ जो है वो आपके लिए जल्द ही नए बैचेस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हम टीजीटी साइंस के लिए जो है वो बैचेस स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी चल सकती हैं एंड इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ के साथ मिलेंगे, प्रॉपर फॉर्म में नोट्स आपको मिलेंगे एंड डाउट सेशंस भी वहां पे आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। और सबसे पहले आपके पास इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, ओहम्स लॉ के बाद हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, किस तरीके से, ये सारा +1 +2 वाला है, जहां पे हमने ये सीखा था कि जब आपके सीरीज में होंगे तो किस तरीके का फॉर्मूला होगा, जब पैरेलल में चीजें कंडक्ट करवाई जाएंगी तो किस तरीके का फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। देन पावर आपका आ गया, पावर के बाद आपके मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक लाइंस एंड देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट,
डीसी एंड एसी करंट, फ्रीक्वेंसी होगी, एडवांटेजेस होगी एंड द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। और जहां तक मुझे याद है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में स्पेशली क्लास 12 के अंदर ये चैप्टर हमने डिटेल में स्टडी किया है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो जो +1 +2 का है ना सिलेबस, उसे इतना डिटेल में करके जाइए कि आपके क्वेश्चंस वहां से अटेम्प्ट हो जाएं। क्लियर। और इसी तरीके से नेक्स्ट लाइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में, देन कनकेव और कन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है, क्या वहां पे रिलेशंस हैं, जो आपकी जर्नल टर्म्स हैं, कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर एक्सिस होगी, ये सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। देन रिफ्रैक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। देन है आपके पास कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के द्वारा एक टेबल आता था जहां पे वो बताता था कि अगर आप फोकल पे रखते हो, फोकल पॉइंट पे रखते हो तो किस तरीके की इमेज वहां पे फॉर्म होगी। सो ये जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो इस चैप्टर को तो डिटेल में स्टडी करके जाएं। इसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज एंड देन रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में जो डायमंड में यूज किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लाइट चैप्टर। या मैं यूं कहूं कि ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जैसे हमने ऊपर ये करंट के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे हो सकता है कि सेमीकंडक्टर्स वाले टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर था, तो हो सकता है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। सो यू हैव टू कवर द होल सिलेबस, +1 +2 को डिटेल में स्टडी करके जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं कहूंगी कि लो लेवल का एग्जाम आता है कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, जैसे कि आपने देखा है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर है जिनको मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे उनकी वीडियोस डल चुकी हैं। आप वहां से भी एनालाइज कर सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो वहां पे पूछे जाते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल, सोलर, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड दीज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल हो गया, तो एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास मोशन फोर्स एंड द न्यूटन्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस चैप्टर। सभी मैक्सिमम सभी एग्जाम में ये चैप्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड एंड देन elementary idea of uniform circular motion. These are the points that are also described in your NCERTs as well as your +1 and +2 books. So यहाँ पे इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। इसी के अलावा आगे है फोर्स एंड मोशन के, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, अगर स्पेसिफिक कोई एग्जांपल है तो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस। और मैं यूं भी कहूंगी कि यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल अगर आप पेपर का लेवल देखोगे ना, तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर था आपका करंट वाला, तो हो सकता है कि वहां से ओम्स लॉ के ऊपर या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की सीरीज के ऊपर या पैरेलल के ऊपर क्वेश्चंस पूछ जाए। ऑप्टिक्स से तो डेफिनेटली बनता है कि न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक लो लेवल वाला चैप्टर है, अगर आप नॉर्मल भी पढ़ के जाएंगे तब भी हो जाएगा। मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अभी तक आपने जो चैप्टर्स देखे हैं, इसमें मैं प्रायोरिटी दूंगी सबसे पहले ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को, देन मोशन वाले चैप्टर को, और उसके बाद आप कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशन, work, energy and power. This is one of the most
सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड क्यूट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, और पढ़ने में मजा भी बहुत आता है इस चैप्टर को, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको पढ़ के जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो चैप्टर्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। सो यू कैन से दैट कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप जो भी वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो यहाँ पे E = mc² वाला डेरिवेशन थी, शायद वो वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में या पावर वाले चैप्टर में थी, तो वहां पे वो आपको डिटेल में स्टडी करके जाना है। ग्रेविटेशन वाला तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लाइक सैटेलाइट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर यहाँ पे यूनिट्स, फिजिक्स में ना यूनिट्स पक्का करके जाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फंसे ना तो कभी कभी न्यूमेरिकल भी गलत हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट यूनिट्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फ्लोटेशन, जिसमें आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं, बियॉन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट वन, साउंड, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से भी, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कहां से वो पास हो सकती है, कहां से वो पास नहीं हो सकती है। सो दीज आर द जनरल क्वेश्चंस। सो नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, नेक्स्ट आपका आ जाएगा अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन, इको, सोनार एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो आप देख सकते हो कि जो साउंड वाला चैप्टर है उसमें आपको सारी चीजें भी नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है इन्हें तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। लेकिन कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डिफाइन तो नहीं है, बट वो पेपर में आ सकते हैं। क्लियर, क्योंकि अगर आप पिछले पेपर को देखोगे, सो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि वो पेपर किस हाई लेवल तक का पूछा गया था। नेक्स्ट चलेंगे हम। सो नेक्स्ट है आपके पास केमिस्ट्री, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, केमिस्ट्री का ही ये चैप्टर है, दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिक्स में आपके अराउंड कितने चैप्टर्स हो गए, 5 और 6 चैप्टर्स हो गए। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन की। सो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में ना कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो आपको डेफिनेटली हर एग्जाम के लिए करने होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ मैटर हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड द पीरियोडिक टेबल एंड द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको हर हालत में आने ही चाहिए। केमिस्ट्री का एक क्या है, ये बेस है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करूँ तो जितनी भी आपकी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, उसके बीच में कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये सब चीजें डिटेल में स्टडी करनी है। और यहीं पे मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन आप लॉज के बारे में पक्का पढ़ के जाइए, जो भी गैसियस लॉज हैं, हेनरीज लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, देन आपका अवोगाड्रोस लॉ, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है +1 का जहां से ये टॉपिक उठाया गया है। देन हेनरीज लॉ, ऐसे तो ये टॉपिक सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, लेकिन उन्होंने स्टेट ऑफ मैटर में डाला है, तो ध्यान से इस चीज को देखेंगे। हेनरीज लॉ मास और प्रेशर के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, किस किस टाइप के वहां पे फॉर्मेशन होती है, सोल, एरोसोल, एमल्शन, ये सब चीजें आ गई। देन कोलॉइड्स, फेस ऑफ कोलॉइड्स, जहां पे अब 2 सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सन मीडियम, लायोफिलिक, लायोफोबिक, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सीएमसी भी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास टिंडल इफेक्ट, उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस में से आपका टिंडल इफेक्ट किस सॉल्यूशन में से देखने को मिलेगा, किस में से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशन, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज द मेजरमेंट प्रॉपर्टीज। यू कैन से दैट कि न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट इस चैप्टर से आ सकता है। एंड देन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यू कैन से दैट कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है ना, ये मिक्सचर है, मतलब आपको 8th to 10th तक कब भी पढ़ के जाना है, 11th 12th भी प्रॉपर करनी है,
ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको करना बहुत जरूरी है इन द, मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जहाँ पे ये टॉपिक्स, जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है ना, इन्हें ग्रेजुएशन लेवल तक भी आपको पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप +1 +2 करेंगे तो वो भी चीजें वहां पे हो जाती हैं। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। एंड नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इन्होंने यहाँ पे डाला है, दैट इज द गay-Lussac's लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट, मोलर मासेस एंड द परसेंटेज कंपोजिशन। सो यू कैन से दैट कि मोल से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री का ना आधार है ये मोल कंसेप्ट। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोल कंसेप्ट से डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और अगर ये वाला चैप्टर वीक है ना तो कोई भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से है। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इंपेरिकल फॉर्मूलाज, देन इसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सभी चीजों को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। दिस इज ऑल्सो द बेस चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द वेरी वेरी फेमस टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। तो यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी, देन आप स्टडी करेंगे एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, किसने वहां पे डिस्कवरी की, ये सब चीजें पढ़ेंगे। जैसे आ गया आपका थॉमसन मॉडल, फिर उसके बाद रदरफोर्ड, फिर बोहर्स मॉडल, एंड बोहर्स मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड देन ये तो मैं आपको कहूंगी कि जब भी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी या जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ यू नो दीज थिंग्स आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को कर जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स एज द मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, ये छोटी क्लासेस वाला टॉपिक है, ये आराम से हो जाता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, एंड मैं कहूंगी कि ये चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पूरा चैप्टर पढ़ना है ये आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, कैसे किया, ये सब चीजें। देन थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर का मॉडल आ गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसके अंदर आती है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, देन एटॉमिक नंबर, मास नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये सभी चीजें आ गई इसमें। एंड लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक यहाँ पे लिखा था, इसका मतलब ये है कि अबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे फेमस क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चैप्टर में है, सो यू हैव टू नो अबाउट दोस थिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और ये बहुत ही फेमस चैप्टर है। अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता तो केमिस्ट्री भी वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, इससे पहले भी जो आपके आए हैं, डोबनियर ट्रेड्स आ गया, फिर आपके न्यूलैंड्स आ गए, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, फिर मेंडलीव आए, हेनरी मॉसले आए, किस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, किस बेसिस के ऊपर वो आधारित था, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देन वहां पे हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स की, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जब चीजें जाती हैं तो किस तरीके से जो जनरल टर्म्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। SPD एंड F ब्लॉक को भी यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वो भी पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर छोटे क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी जाती है, जैसे कि लुईस आए, ब्रॉन्स्टन, फ्लोरी आए, फिर उसके बाद उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, लॉगरिथम हो गया पीएच स्केल का, पीओएच का, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यू कैन से दैट ये क्लास +1 में शायद इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, तो वहां से ये चैप्टर मतलब आपको स्टार्ट कहां से करना है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो आपका 6th और 7th में चैप्टर था वहां से पढ़ना शुरू करना है। और जो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना +1 में, तो वहां तक जाना है। और उसके बाद ग्रेजुएशन में ना फेज डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, सो इस टॉपिक को भी आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड और बेसिस के इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ पे तो टॉपिक देख के लग रहा है कि बस इतने से तो टॉपिक है, हो जाएगा, बट नहीं, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक भी जाना पड़ेगा। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
ठीक है, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर पीएच। तो ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जहां पे आप कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, बफर सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, ली चैटलियस प्रिंसिपल, इनके बारे में स्टडी करते हैं। ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर का लेवल हो रहा है हाई। सो मत सोच के जाना कि बहुत ही लो लेवल का पेपर आएगा, मॉडरेट भी आ सकता है और हाई भी आ सकता है। नेक्स्ट चलेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th में ये चैप्टर था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरीके से हम उनको बैलेंस करते हैं, उनके एग्जांपल, रिएक्टिविटी सीरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से मेटल्स हैं, किस साइड नॉन मेटल्स हैं, उनकी किस तरीके की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट की ओर्स के बारे में पता होना जरूरी है। एक अलॉयज वाला टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, corrosion, rusting of iron and the prevention of corrosion। so ये सभी चीजें इजी हैं, आसानी से हो जाती हैं। नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड्स। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, जहां पे आप कार्बन के सबसे पहले एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे वस्पर थ्योरी करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंड साथ में ही इसमें स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में पता होना जरूरी है, आइसोमेरिज्म के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, IUPAC नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नॉमेनक्लेचर। ये मतलब जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां पे GOC जो आपका मेन पार्ट है, उसके 6 to 7 चैप्टर्स हैं, टोटल 5 to 6 रख लो, तो वो चैप्टर्स आपको पता होना जरूरी है। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रेपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन्स। सो मैं ये कहूंगी कि ये जो एल्केन्स वाला टॉपिक है ना, ये आपको डिटेल में करके जाना है। इनकी प्रेपरेशन किस तरीके से हुई है, क्या इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद इनके यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें तो फिर एल्केन्स में ही आ जाएंगी, और जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड चीजें होंगी ना, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे करनी ही करनी है। ठीक है, अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, इजी है, आसानी से हो जाता है। यहाँ पे भी हम प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी, आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज डिस्टिंक्शन डिटेक्शन टेस्ट के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है, एंड देन इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन लिविंग बींग्स, और इसी तरीके से है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। तो यहाँ पे ना आप एक चीज देखना ध्यान से कि आपको हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ एल्केन्स के बारे में बोला है डिटेल में स्टडी करने को, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपका अल्कोहल, एंड देन है आपका फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आप प्रेपरेशन, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस तरीके से उनके डिटेक्शन टेस्ट किए जाते हैं, अगर स्पेसिफिक कोई उसकी एप्लीकेशन है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड लास्ट में आपका आ जाता है, ये मैं बोलूंगी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है, जहां पे आप सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, कार्बन फाइबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फाइबर्स आ गया तो मतलब कि पॉलीमर्स भी आ गया। सो यहाँ पे ये चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी, और इसी में मैं बोलूंगी कि ग्लास की केमिस्ट्री के बारे में, सीमेंट की केमिस्ट्री के बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। दैट इज, सबसे पहले है पॉल्यूशन, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बारे में पता होना जरूरी है। डेवलपमेंट किस तरीके से करी जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज टू प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड द एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन। उसके बाद है मैन मेड मटेरियल्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ग्लास किस तरीके से बन रहा है, सीमेंट, केमिक्स, कार्बन फाइबर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स, फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो मैं ये कहूंगी कि जो प्लस वन प्लस टू के लास्ट वाले टॉपिक्स थे ना, जहां पे आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे चैप्टर्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। अब हम चलेंगे बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में आपके पास क्या है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, कौन कौन से न्यूट्रिशन डिफरेंट चाहिए, फोटोसिंथेसिस, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, ये हमने छोटी क्लासेस में 9th और 10th में भी स्टडी किया हुआ है। देन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सक्रिएटरी सिस्टम प्लांट्स में भी और
एनिमल्स में भी। सो ये टॉपिक्स हैं जो आपको लो लेवल से हाई लेवल तक इनके लिए जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी। नेक्स्ट चलेंगे, बायोलॉजी का ही एक चैप्टर है दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, देन आपके पास आ जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स सेक्शन, ह्यूमन ब्रेन। अगर आपको याद होगा तो 10th क्लास में ये चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन की गई हैं, बट आपको इसके बारे में नॉलेज ज्यादा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, geotropism, hormones in animals, endocrine and the exocrine glands, and also the very important chapter क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? और इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जहां पे आप इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है बाय द सिंगल, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोडक्शन एंड द मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग, इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास हेरिडिटरी एंड द एवोल्यूशन, तो जहां पे आप मैंडल्स लॉ पढ़ते हैं, फिर आप यहाँ पे हाउ सेक्स डिटरमिन्ड, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, देन इनहेरिटेड ट्रेट्स, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स के बारे में एंड ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमन आई। सो दिस इज ऑल्सो द बायो का एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आप आई के स्ट्रक्चर के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में, उनकी करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में भी आप ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि सेल के बारे में स्टडी करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिक चैप्टर फ्रॉम द बायोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ, स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सेल, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यूज। तो टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में किस टाइप के टिश्यूज आपके पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां पे आप एवोल्यूशन, उनकी बेसिस, क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट और एनिमल, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट आपका व्हाई डू वी फॉल इल, तो ये डिजीजेस वाला चैप्टर होगा जिसमें ये होता है कि किसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, उसके प्रिवेंशन क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है। तो यहाँ पे हम उन चीजों को स्टडी करेंगे। ये केमिस्ट्री मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, diseases and their causes, types of diseases, prevention and the immunization. Next है आपके पास natural resources, that is environmental chemistry वाला सारे का सारा पार्ट, and this is very very important. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पता है तो कर सकते हो, तुक्का मारो तो गलत हो जाएगा। सो इसके बारे में डिटेल में पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे एटमोस्फेयर के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे वहां पे क्लाइमेट चेंज होता है, हवा किस तरीके से चलती है, वर्षा के बारे में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, स्मोक, फोटोकेमिकल एंड द क्लासिकल स्मोक के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमोस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं ये बात पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल, देन वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन किस तरीके से जनरेट होते हैं, क्या क्या हम इनके लिए कर सकते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद है बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें वाटर साइकिल, नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद है ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन, कार्बन एंड द ऑक्सीजन साइकिल। सो दीज पॉइंट्स आर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस. So this is whole about the syllabus of the साइंस बैकग्राउंड, जहां पे आपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो एंड देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो है वो आपने एक सिलेबस देखा. सो दीज आर दोज टॉपिक्स जिनके बारे में आपको पता होना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है उनको तो आपने डेफिनेटली करके ही जाना है. उसके अलावा कौन से टॉपिक किस लेवल तक पढ़ने हैं, सो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को और हमारी क्लासेस को, जो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं. आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के साथ स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन. बट उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एक बार जरूर एनालाइज करें कि किस तरीके का पेपर जो है वो वहां पे देखने को मिल रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप हमारे टेलीग्राम पर भी सिविल स्टैप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो वहीं पे अपलोड किया जाता है.
Thank you so much and keep preparation your well.